प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। अगर ये घोषणा पत्र वाकई अमल में लाए जाएं तो भला हिमाचली जनता के लिए इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है। लेकिन सवाल वही है, क्या इन वादों पर वाकई अमल किया जा सकता है? हिमाचल में देर सवेर सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीद के मुताबिक इन घोषणा पत्रों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। सभी दलों ने सभी वर्गों के साथ वादे किए हैं। शायद ही कोई ऐसी मुश्किल बची हो जिसका समाधान इन घोषणा पत्रों में सुझाया ना गया हो। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा ने केंद्र सरकार और कांग्रेस को फटकार लगाने का मौका घोषणा पत्र में भी नहीं खोया। उन्होंने पारदर्शी प्रशासन, सिंचाई और पेयजल प्रबंधन, कृषि, बागवानी और पशुपालन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़कों, उद्योग, व्यापार और पर्यटन से लेकर समाज कल्याण के तमाम मुद्दों से जुड़े वादे किए हैं। सबसे बड़ा वादा अगले 5 साल में 10 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। वही व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक की बिक्री पर वैट के दायरे से बाहर रखा गया है। उधर कांग्रेस ने थोड़े बहुत शब्दों के हेरफेर के साथ तकरीबन यही वादे किए हैं। कांग्रेस ने हर साल 1 लाख रोजगार पैदा करने का वादा भी किया है। 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 4% ब्याज पर शिक्षा के लिए कर्जा और स्किल डेवलपमेंट, शिमला में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कुछ ऐसे सपने हैं जो कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को दिखाए हैं। अगर भाजपा ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया है तो हिमाचल लोकहित पार्टी ने भाजपा के भ्रष्टाचार से प्रदेश को निजात दिलवाने का भरोसा भी दिलवाया है। वहीं सीपीएम ने हिमाचल में मजदूरों की दिहाड़ी 300 रुपए प्रतिदिन करने का वादा किया है, तो वहीं प्रदेश में खुले निजी विश्वविद्यालयों की जांच पड़ताल करने के लिए शिक्षा आयोग के गठन की बात कही है। इसके अलावा सीपीएम ने रसोई घर पर लगी 6 सिलेंडरों की पाबंदी को हटाने और सशक्त लोकायुक्त बनाने का वादा किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी घोषणा पत्रों द्वारा हिमाचल की जनता पर वादों की बरसात हो रही है। इस बरसात के बाद कौन सी फसल उगेगी, उसका फैसला तो चुनाव के बाद अगले 5 सालों में ही हो पाएगा। सियासी पार्टियों के ये घोषणा पत्र हकीकत के कितने करीब हैं? इन घोषणा पत्रों की रवायत के अलावा और क्या अहमियत है, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय शर्मा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विजय सहगल, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वहीं शिमला से हमारा साथ देंगे भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शर्मा। साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे नरेश चौहान, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा न्यूज रूम से हमारा साथ देंगे हमारे संवाददाता शमशेर चंदेल। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। संजय जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। जब भी इलेक्शन आता है तो इलेक्शन मैनिफेस्टो एक ट्रेडिशन की तरह जारी होता है, लेकिन जो पिछली बार इलेक्शन मैनिफेस्टो आपने जारी किया था, जिसके ऊपर आप चुनाव लड़े थे, जिसके बाद आपने 5 साल सरकार चलाई, उसका कहीं जिक्र नहीं होता। इस मामले में अगर सारा ये देखा जाए कि कैसे होता है तो क्या अहमियत बनती है इलेक्शन मैनिफेस्टो की? मेरा मानना है जी, इलेक्शन मैनिफेस्टो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और मैं तो कई जगह पे मुद्दा भी उठाता रहा कि अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो पूरे वादे किए जाते हैं अगर पूरे ना हो तो क्या सिटीजन के पास इस बात का कोई स्कोप है कि वो कोर्ट में जा सके? जी। अब सवाल उठता है कि फिर ये मैनिफेस्टो कितने जिम्मेदारी से बनाए जाते हैं। मैनिफेस्टो की परंपरा बड़ी अच्छी है। असल में मैनिफेस्टो के मामले में जरूरत है कि इस एक्सरसाइज को डेमोक्रेटाइज किया जाए। जी। ये शायद मैं बाद में और एक्सप्लेन कर दूं। ये एक वेबसाइट पे है भी, मैंने एक प्रपोजल भेजा है जिसको रिसर्च के लेवल पे लिया जा रहा है। ये महात्मा गांधी स्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब, ये लोग इसको अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ कि उसको कैसे करना चाहिए। एक पूरा तरीका। अभी होता क्या है कि कुछ लोग तय करके जो पॉपुलर एक तरह से मार्केटिंग के तरीके से इस बात को उठा देते हैं और उतने ही जिम्मेदार होते हैं उसके लिए। अब जैसे आप कहिए कि 10 लाख जॉब्स क्रिएट करने की बात अगर बीजेपी कर रही है तो ऑब्वियस है, जब 10 लाख जॉब्स की बात करते हैं तो आपको एक ब्रेकअप देना पड़ेगा कि हमें कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो कहाँ लगेगा, वो कब तक दोगे, किस सेक्शन को दोगे वो जॉब। ये सारी सरकार की मंशा देता है। अब हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारी सिविल सोसाइटी में भी ऐसे लोग नहीं है जिनको एक ऑडिट करनी चाहिए जी कि ये जो कुछ हो रहा है, जो वादे किए जा रहे हैं, पिछले सालों ने कितने पूरे किए? तकरीबन 46 लाख से कम वहां पर मतदाता हैं।
अगर 10 लाख वहां पर रोजगार आएगा तो हर 9 आदमियों में से 2 आदमियों को रोजगार मिलेगा। इतनी बड़ी प्रॉमिस वो कर रहे हैं। सहगल साहब, आप क्या कहते हैं इन पूरे जो मैनिफेस्टो सारी पार्टियों ने? हाँ, मैं भी इसी बात पे आगे चलता हूँ। एक तो मुझको लगता है कि पार्टियों का एक प्रचलन सा हो गया है, उनका एक रवायत सी हो गई है कि इलेक्शन से पहले सब्ज बाग दिखा दिया जाए। जी। सब्ज बाग से मेरा सीधा अर्थ पहले तो रोजगार से लेके ही है जी। कि 10 लाख रोजगार आप कहाँ से ले आएंगे जी। और उसका रोड मैप या उसका कोई एजेंडा आपके पास है नहीं। हो सकता है उससे मतदाता प्रभावित हो, क्योंकि हिमाचल में वाकई आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और उस लिहाज से दोनों तीनों पार्टियों ने, कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे जो एक और तीसरा मोर्चा आया है, हिलोपा ने भी और सीपीएम ने भी कहा, उन्होंने भी ये वायदा परोसने की पहल की। बड़ी अच्छी बात कही है कि रोजगार की तरफ, पर उसकी कोई एक प्रैक्टिबिलिटी तो हमारे सामने होनी चाहिए जी। और दूसरा ये मैं देखता हूँ, सबने एक साझे तौर पे फोकस करने की कोशिश की है किसान को, कर्मचारी को और दूसरे युवा वर्ग को, लेकिन उसके साथ जो और जमीनी हकीकतें हैं हिमाचल की वो ली है उन्होंने कि एग्रीकल्चर का ये करेंगे, हॉर्टिकल्चर का ये करेंगे जी। लेकिन आज तक वहां जो समस्याएं हो रही हैं, जो हॉर्टिकल्चर का हाल है, जो वहां के सेब उत्पादक है, जो बेचारा गरीब सेब उत्पादक है, क्या उसको उसकी उपज की सही कीमत मिल पाती है? नहीं। अगर ये मैनिफेस्टो देखे जाएं सारे, हाँ। तो उनमें उनका समाधान सारी मुश्किलों का बताया हाँ, गया बता रहे हैं। थोड़ा वो सवाल अलग है कि हाँ। वो अमल में लाया जा सकता है या हाँ। नहीं। अभी हम चलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास। प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से। प्रवीण जी, जितने वादे आपने किए हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, क्या वो अमल में लाए जा सकते हैं? खासतौर पर जब हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में आपने 45,000 लोगों को रोजगार देने का कमिटमेंट किया है, जिसके बारे में आपने लगातार कहा है कि इतने लोगों को हमने रोजगार दिया है, और 5,000 लोगों के बारे में आप कह रहे हैं कि उनके लिए रोजगार की जो प्रक्रिया है वो पाइपलाइन में है। तो अगले 5 साल में 10 लाख कहां से रोजगार आ सकता है? देखिए, अगर आप रोजगार का ये समझें कि सरकारी नौकरी जी, तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी तो शायद इतने लोगों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रदेश में लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं जी, कितने ही पद हैं जी। तो रोजगार का सृजन करना, पिछले 5 साल में हमने लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है जी। इनमें से 40,000 लोगों को तो हमने सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया है जी, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में, और कुछ लोग स्वरोजगार में लगे हैं जी। तो सरकार का ये काम होता है कि रोजगार के अवसर पैदा करे जी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर में हो, चाहे वो कृषि में हो, चाहे सब्जी उत्पादन में हो, तो लोगों को फैसिलिटीज उपलब्ध करवाना जी। और ये कोई बड़ा असंभव लक्ष्य नहीं है। जैसे हमारी सरकार ने कहा है, हमने कहा है, हमारी पार्टी ने ये कहा है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, उनको हम 2% पर 1 लाख तक रुपए का लोन देंगे, ताकि वो कोई भी अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें जी। तो आप ये दोनों बातों को कंप्लीमेंट्री मानते हैं कि एक तरफ कर्जा देना और दूसरी तरफ उनका रोजगार का मसला है। जैसे आपने बताया है कि तकरीबन पिछले 5 सालों में आपने 45 से 50,000 लोगों को रोजगार दिया है सरकारी नौकरियों में। उसी तरह जो हिमाचल है, उनकी इंडस्ट्री में करीब 2.5 लाख लोग लगे हुए हैं। अगर इस माहौल में देखा जाए कि जो बेरोजगारी है वो कहां समाएगी, इसका कुछ ब्रेकअप देना चाहेंगे आप? देखिए, बेरोजगारी तो एक नेशनल और इंटरनेशनल फिनोमेना है जी, और हम इसको कर्व करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए अपने संसाधनों के जो सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों के बीच में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे हम कम करें।
हाँ जी, अभी हम चलते हैं नरेश चौहान जी के साथ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपने प्रॉमिस किया था कि हम हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, भाजपा ने कहा है कि वो 1 लाख से ज्यादा 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये एक मुकाबले की बात है या कहीं पर इसमें पॉलिटिकल सिंसियरिटी नाम की भी कोई चीज है? देखिए, वास्तविकता ये है कि रोजगार, बेरोजगारी, जो शिक्षित बेरोजगारी, एक बहुत बड़ी समस्या है जी। हमारे प्रदेश में भी है और दूसरे प्रदेशों में भी है जी। हमने इसका फिलहाल जो एक समाधान बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए किया है कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में। हम जो लोग 10वीं और 12वीं तक पढ़े हुए लोग हैं जी, 12वीं +2 प्लस स्नातक, हाँ जी, जो छात्र और छात्राएं हैं जी, युवा वर्ग, जी, उनके लिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद 1000 रुपए प्रति माह के तौर पे बेरोजगारी भत्ता देने का जी, ऐलान किया है जी, और इसमें जो शारीरिक रूप से जी, युवा विकलांग होंगे, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा, जी, उनको 1500 रुपए मासिक तौर पे बेरोजगारी भत्ता देने की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बार 2012 के लिए की है। ठीक। बाकी बात जहां तक रोजगार मुहैया कराने की बात है, सबसे पहले तो हम इनको बेरोजगारी की समस्या को थोड़ी राहत देने की, जो ये बेरोजगारी भत्ता है, ये एक कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक कदम है और हिमाचल प्रदेश में जितने भी लाखों बेरोजगार युवा और युवतियां हैं, और यही ऐतिहासिक वादा जो भाजपा ने भी किया है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, और सीपीएम ने भी इसका वादा किया है। हमें अभी भाजपा का शायद मैनिफेस्टो आज ही रिलीज हुआ है जी, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं कि उसकी जो हेडलाइंस आई हैं उनमें सबसे जो बड़े प्रोमिनेंट जो वादे हैं उनमें से ये एक है। सीपीएम ने इससे पहले जारी कर दिया है, आपसे पहले उन्होंने जारी कर दिया था। देखो, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में राज करती आई है जी। जहां तक हमारे दूसरे दल हैं जी, सीपीएम वगैरह, अभी तक इनको मौका मिला नहीं है और उम्मीद करता हूं कि अभी जल्दी मिलने वाला भी नहीं है। ठीक। हमने जो वादा किया है, हम इस आशा के साथ हैं कि हम यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक। और इस वादे को जो भी हमारे घोषणा पत्र में है, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित है, वो हम पूरा करेंगे और कांग्रेस पार्टी का ये वादा है। जी नरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं न्यूज रूम में शमशेर जी के पास। शमशेर, आपने लगातार हिमाचल को फॉलो किया है, आपने देखा है किस तरह से प्रॉमिस किए जाते हैं, उसके बाद किस किस्म की परफॉर्मेंस वहां पर जो पार्टीज हैं वो दिखाती हैं सरकार के रूप में। जो अभी इलेक्शन मैनिफेस्टोज जारी हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 10 लाख नौकरियों की बात है, अगर 2007 का बीजेपी का मैनिफेस्टो देखे तो उसमें भी उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। उसको वो क्या अचीव कर पाए हैं मुझे नहीं लगता है, और जो अभी 10 लाख नौकरियों का जो उनका प्रॉमिस है, जो वादा है, वो भी बड़ा अनरियलिस्टिक सा है। अगर आप हिमाचल की पूरी पॉपुलेशन देखें तो पोटेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 10 लाख लोगों की नहीं है। 65 लाख की हिमाचल की आबादी है, तकरीबन 16 लाख परिवार है, उसमें से 10 लाख पोटेंशियली अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं है। तकरीबन ये हर साल का जो फिगर रहता है 2 से 3 लाख का रहता है। ये जो इनका एस्टिमेट है, ये किस तरह से इस बात पर पहुंचे कि ये 10 लाख लोगों को ये नौकरी दे पाएंगे 5 सालों में, और उसका क्या जरिया रहेगा, किस तरह से देंगे वो, प्राइवेट नौकरियां देंगे या दिलवाएंगे या सरकारी नौकरियां देंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि सामने अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो आप बड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है। तो और वैसे ही इनफैक्ट कांग्रेस ने भी 5 लाख नौकरियों का वादा किया है, और वो भी काफी अनरियलिस्टिक सा फिगर लग रहा है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें कह रही है, राज्य सरकारों को कह रही है कि अपना आप बजट जो है एम्प्लॉइज पे घटाइए, तभी उनको ग्रांट्स वगैरह मिलेगी, और उसको मद्देनजर रखते और हिमाचल की वैसे हालत देखते हुए, क्योंकि एक इंडस्ट्रियली बैकवर्ड स्टेट है, यहाँ इंडस्ट्रीज का आना काफी मुश्किल सा लग रहा है। पिछले 5 सालों में जो इंडस्ट्रीज आई है वो पावर सेक्टर काफी मजबूत हुआ है। सीमेंट फैक्ट्रीज ऑलमोस्ट 0 हो गई है, क्योंकि एक हिमाचल सरकार ने खुद ही कहा था कि अब कोई भी सीमेंट फैक्ट्रीज नहीं लगेगी, फ्रेशर्स नहीं लगेंगे, और फार्मास्यूटिकल यहाँ मेनली इंडस्ट्री है। तो ये 10 लाख नौकरियां कैसे 5 सालों में दे पाएंगे, ये बड़ा अनरियलिस्टिक सा एक फिगर लग रहा है। जितनी स्पीड के साथ अभी तक ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्री का, उतनी अभी संभावना भी कम है, और जितनी स्पीड के साथ हुआ उसके बाद तकरीबन 2.5 लाख लोग इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। लेकिन अभी चुनाव का दौर है तो उसमें बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, वादों की बरसात हो रही है। अभी हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा आगे जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों द्वारा जारी घोषणा पत्रों का आंकलन कर रहे हैं। संजय जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। दोनों पार्टियां, खासतौर पर जो बड़ी मेन पार्टीज हैं, इनके अलावा दूसरी पार्टियों ने भी वो जो सारे वादे कर रही हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम इस प्रदेश को कैसा बनाना चाहते हैं। सिर्फ दूसरी पार्टियों पर इल्जाम है कि भाजपा कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस भाजपा के बारे में ये कह रही है कि वो करप्शन के बारे में हम नहीं बात कर सकते, हम पारदर्शी सरकार दे सकते हैं। वो ऐसा करते रहे हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं। ये एक वैसी ही मुकाबलेबाजी है कि जैसे वो अगर 5 लाख की प्रॉमिस करते हैं तो ये 10 लाख का प्रॉमिस करते हैं। तो इस मामले में सिंसियरिटी नाम की चीज कहाँ है उनमें? इसमें सिंसियरिटी के अलावा एक मुद्दा और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया में इग्नोर हुआ है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आज भी जो बात कहने का स्कोप है उसमें आइडियोलॉजी की जरूरत है। बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज अब तो ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश कर चुकी हैं कि गैर बराबरी के बहुत बड़े सरकार पर परिणाम होते हैं, सोचने के तरीके पे होते हैं। हो क्या रहा है, दोनों पार्टीज एक ही सोच की हैं, तो वो सिर्फ ये कह सकती हैं कि हम, उनके पास ये सपना ही नहीं है कि हम स्टेट को कैसा बनाएंगे। वो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि अगर तुम यहां तक बढ़े, हम कोशिश करेंगे उससे और आगे बढ़ जाएं। तो एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात ये है कि जो सरकारें हैं उनका मॉडल का डेवलपमेंट लोगों की भावनाओं से नहीं निकलता, जो हमें नीचे से पता लगती है। एक अगर प्रोसेस ऐसा हो पॉलिटिकल प्रोसेस पार्टीज में कि जो सारा इनपुट है कि हमारा मैनिफेस्टो क्या हो, हमारा रास्ता क्या हो, हमें किसकी चिंता है, हमें क्या बढ़ाना है, हमें क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमारे पास अब कुछ नहीं है। हम मान के चलते हैं प्लानिंग कमीशन ने जो एजेंडा पकड़ा दिया उसको हम आगे पीछे कर लेंगे। लेकिन अभी हिम्मत कौन करे? क्वेश्चन आता है कि आप अगर सपना दिखाओगे तो लोग ये भी पूछेंगे पूरा कैसे करोगे जी। तो कोई ये नहीं बता सकता हम इस बात पे टैक्स लगाएंगे, हम ये तब तक करेंगे, हम इस समाज के वर्ग को मदद करेंगे क्योंकि किसी का सोच जातिवादी है। सारा कुछ मार्केटिंग हो गया है, सर्विस। तो ये भी एक मार्केटिंग का ही हिस्सा लगता है। सहगल साहब, इसमें कुछ आपको, जो सारे आपने मैनिफेस्टोज देखे हैं उनमें कुछ अलग लगा जो लगा कि ये एक बड़ी बात है जो इस राज्य में होनी चाहिए? नहीं, वो मैंने जैसे पहले कहा, उन्होंने सब चीजों को थोड़ा थोड़ा छुआ है, लेकिन एक मुश्त तौर पे जो एक हिमाचल को आदर्श राज्य है, लेकिन उसको पूरा एक मॉडल पूरे देश के लिए पर्वतीय विकास के लिए अगर बनाना चाहते हैं, वो बात नहीं है। हम बात करते हैं विकास की और रोजगार की। यहाँ कहा नहीं गया कि इंडस्ट्री, हिमाचल में इंडस्ट्री रोजगार का बहुत बड़ा साधन हो सकती है जी। लेकिन अभी अब इसके बारे में कहा गया, भाजपा ने जो जारी किया है अपना मैनिफेस्टो, उन्होंने कहा है कि हम 80% जो वहां पर रोजगार है वो हिमाचलियों के लिए आरक्षित करेंगे। औरों ने भी कहा है, लेकिन अब ये देखिए वो अगले साल पैकेज पे जो विशेष पैकेज है हिमाचल के लिए वो खत्म होने जा रहा है जी। दैट इज, मतलब हो या ना हो, लेकिन वो है। और दूसरी बात यह है कि हिमाचल को भौगोलिक और विकास की दृष्टि से जो पूरा दर्जा अलग से और मिलना चाहिए, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, आप कहां से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? शायद फोन कट गया। प्रवीण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने पिछले 5 साल सरकार चलाई है, अभी आपको अगर आपकी सरकार बनती है तो कोई कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। आपको पता है कि कितने साधन राज्य सरकार के पास हैं, किस किस्म की योजनाएं चल रही हैं। आपको तो इस चलते हुए सरकार को आगे चलाना है, तो उस मामले में आपके पास अगर ब्लूप्रिंट नहीं है किसी किस्म का, तो उसको क्या समझा जाए? देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं जी। एक जो मेरे से पहले बोल रहे थे, एक मैं ये कहना चाहता हूं कि सब दलों को एक लाठी से हाँकना जी, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है जी। हर दल अपना मैनिफेस्टो लागू करता है जी, और 5 साल के बाद वो उस मैनिफेस्टो का जवाब भी देता है जी। लेकिन एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे, लेकिन आपने 5 साल सरकार चलाने के बाद जो पिछली बार इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए थे उनका आंकलन कहां किया है? आप जो पिछले वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको कहां रखकर उसका एनालिसिस कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उस पे भी आ रहा हूं
जो हमने पिछली बार मैनिफेस्टो इशू किया था जी वो मैनिफेस्टो के सभी आइटम्स हमने 3.5 साल में पूरे कर लिए थे जी और उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमने उस मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद भी हमने की थी जी जैसे मजदूर की दिहाड़ी हमने कभी नहीं कहा था कि हम 75 रुपए से बढ़ा करके 200 तक लेके 150 जाएंगे। रुपया करेंगे जी। हमने पिछले मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा था ठीक। कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 तक लेकर के जाएंगे जी हमने नहीं कहा था कि हम लेकिन जो सरकार का प्रोसेस है जो मिनिमम वेज है वो हर 6 महीने बाद हमने नहीं रिवाइज कहा की था। जानी होती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर पिछली बार कम था तो उससे आगे बढ़ रहा है, उसको तो हर साल बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अभी मैं जाऊंगा शमशेर के पास। शमशेर, आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे प्रवीण जी? देखिए, मैं प्रवीण जी को ठीक तरह से सुन नहीं पाया, मगर जो मैनिफेस्टो है मैं उस पर दोबारा से कहूंगा कि ये मैनिफेस्टो ऐसा लगता है कि इट इज ड्रिवन बाय द फियर ऑफ एंटी इनकमेंसी, क्योंकि डर है एंटी इनकमेंसी का, उससे ये उसको झलकाता है ये जो मैनिफेस्टो है। अगर आप देखें इसमें लग्जरीज भी इंक्लूड की गई हैं जो कि जब हम मैनिफेस्टो को देखते हैं उनकी जरूरत नहीं होती, जैसे इंडक्शन प्लेट एक तरह की लग्जरी है। और जिस स्टेट में अभी केरोसिन ऑयल पे अभी भी खाना बनता है, रात का खाना या दिन का खाना केरोसिन ऑयल पे बनता है, वहां वो इंडक्शन प्लेट। जी शमशेर जी, आपने जो दो ही सेंटेंसेस में ये बात पूरी कर दी है। आप सारे लोग आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब इलेक्शन के दौरान वादों की बरसात हो रही है तो लोगों के ये खदशे कायम रहेंगे कि कहीं ये बरसात बनकर ही ना रह जाए, इसमें से कुछ ना कुछ तो हकीकत में बदले। इसी के साथ ही हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।